इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। देखो बेटे, डायमेंशंस में हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि जो दिखाने का तरीका होता है वो किस तरह से होता है। जैसे हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं m सिंबल से, लेंथ को l से, टाइम को t से, ऐसे करके 7 क्वांटिटीज़ हैं आपकी बेसिक, और उससे मिलके बनती है ड्राइव क्वांटिटीज़, है ना। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो डायमेंशंस में, जैसे कि एक तो कुछ तो ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। हर किसी की डायमेंशन नहीं हो सकती है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ देखो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे एक तो ये जो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो एंगल हमारा अंदर जो एंगल आ रहा है, एंगल भी आपने याद होगा, एंगल को हम क्या लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे देखो आर्क भी हमारा लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका सिंबल L यूज़ करेंगे, इसका भी L यूज़ करेंगे, L अपॉन L, तो डायमेंशन 0 आएगी इसकी। थीटा हो गया। और जैसे लॉग अर्थमेटिक जो होते हैं, तो उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है लॉग के अंदर, मान लो मैं कुछ भी लिख देता हूँ log x करके कुछ भी, तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों कैसी हैं, ये दोनों ही आपकी डायमेंशन लेस होती हैं, डायमेंशन लेस, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपका जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है हमारा e की पावर x, तो उसमें ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों ही कैसी होती हैं, अगेन डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। ये एंगल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ये सब हो गया। और दूसरा जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये पाई वगैरह, ये सब चीज़ें, ये हमारी डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, तो वो कांस्टेंट उसके आगे आ रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कुछ भी, मतलब फोर्स इक्वल टू आपका g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर g क्या है, यहाँ पे g है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो वो नाम उसका कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है। तो ऐसा मत दिमाग में बिठाना कि कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी हमारी होती है डायमेंशन लेस। अब इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, भाई डायमेंशन लेस ही ना, क्योंकि इनका कोई डायमेंशन नहीं बन सकता है। अब इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो जरा हम देख लेते हैं एक बार। देखो, अब बेटे मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरीके से कि लेट सपोज x इक्वल टू a साइन थीटा समथिंग, ऐसा कुछ दिया हुआ है a साइन थीटा। अब आपसे बोला कि भाई फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। और जैसे बाकी का जो साइन थीटा है वो क्या है, साइन थीटा डायमेंशन लेस हो गया आपका, ठीक है। और x यहाँ पे क्या है, x आपका है पोजीशन, x यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया पोजीशन, ठीक है। और a आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ a। तो देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो क्वांटिटी आपकी इक्वेट हो रही है, अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को हमने इक्वल किया हुआ है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंट डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को आप इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इसको इक्वल कर दिया यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, ये होना चाहिए a साइन थीटा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा कैसा है, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a हो गया, बेसिकली डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a हो गया। तो x का यहाँ पे पोजीशन है, तो हम कह सकते हैं कि a का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका l,
L में पावर 1, सो दिस इज द 1 इन L, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ A। इस तरीके से हम और भी काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। जैसे देखिए मान लो आपको ये दिया हुआ है, लेट सपोज हमें दिया हुआ है कि भाई y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी और ये मान लेते नहीं, मान लेते हैं ओमेगा टी दिया हुआ है। हमसे पूछा फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड ए, हमें इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेटे हमको पता है, देखो साइन ओमेगा टी, अब साइन के अंदर जो चीज़ है ओमेगा टी वो एंगल है, ओमेगा टी ये आपका थीटा के प्लेस पे आ रहा है, तो हमको पता है यहाँ पर कि जो थीटा होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब ओमेगा इसका डायमेंशन क्या है, इसका टी होता है, और ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, मतलब पावर 0 आनी चाहिए। इसका मतलब ओमेगा क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए आपका 1/t, इसका रिवर्स होना चाहिए ताकि वो 0 आ सके पावर, तो ये 1/t हो गया। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ओमेगा हो गया हमारी t की पावर -1, ये आ गया। तो -1 इन t डायमेंशन ऑफ ओमेगा, एंड डायमेंशन ऑफ a कितना होगा, पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो जो डायमेंशन y का है वो a का होगा, तो इसका l हो जाएगा, ठीक है। देखो और समझते हैं जरा इसी में। मान लो ये आ गया आपका, लेट सपोज कुछ भी x इक्वल टू log xv प्लस xa प्लस b, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। हमें बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, और यहाँ पर भी कुछ ले लेते हैं हम, इसमें c लिख देते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b एंड c, इनके बताने हैं। तो क्या होगा, देखो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी, लॉग के अंदर क्या है xa प्लस b, वो वाली क्वांटिटी भी कैसी है, डायमेंशनलेस होगी। तो हम कह सकते हैं कि xa प्लस b ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, ठीक है, और ऐड हो रही है तो मतलब दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आप उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम होती है, तो इनकी सेम होगी। अब ये भी डायमेंशनलेस और ये भी और ये मिल के डायमेंशनलेस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि b कैसा है, b इज डायमेंशनलेस, क्योंकि ये टोटल इज डायमेंशनलेस, तो ये भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस, दोनों डायमेंशनलेस होंगे। इसी तरह से xa इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। अब ये x की कितनी होती है भाई, l होती है, तो a का क्या होगा फिर, अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू या 1/x करके, तो ये आपका आ गया 1/l आ गया, जैसे हमने पहले किया था, तो l की पावर -1, ये आ गई डायमेंशन ऑफ a, क्योंकि xa ये हमारा डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल होंगे, तो डायमेंशन ऑफ c कितना हो गया बेटे, डायमेंशन ऑफ c आपका हो गया l के बराबर हो गया, ये ठीक है, ये l हो गया, ये इसका आपका l-1 हो गया, क्योंकि ये xa दोनों प्रोडक्ट में ना, दोनों मिला के डायमेंशनलेस है। इसका मतलब अगर x की डायमेंशन l है तो a की क्या होगी, 1/l होगी, l से l कैंसिल आउट हो गया, तो डायमेंशनलेस हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए और देखते हैं, तो हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस या इक्वेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं। तो वी कैन ऐड कॉमा subtract and equate only those quantities whose dimensions are equal, whose dimensions are equal। ओके, ये आ गया। जैसे मान लो और देख लेते हैं,
ये मान लीजिए एफ इक्वल टू अल्फा वी साइन ई ए प्लस बी, इसको ले लेते हैं बी समथिंग, चलो इसको बी ए कर लेते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए फॉर ऐसे कुछ भी, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, बट डायमेंशन निकाल लिए मान लो, तो कैसे करेंगे? तो बेटे हमें पता है कि भाई ये वाली क्वांटिटी पूरी कैसी होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए, और ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए, क्योंकि एंगल है, और क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और दोनों मिलके डायमेंशन लेस हैं तो अलग अलग भी कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। तो हम कह सकते हैं ई ए डायमेंशन लेस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ई कितना है ml2 t-2 और a डायमेंशन लेस कब होगा, जब a की डायमेंशन इसकी जस्ट रिवर्स होगी, मतलब m-1 l-2 और t2, तो मिलके ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऐसे ही बी ए में b की डायमेंशन निकालनी है आपको, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, a की होती है lt-2 और यहाँ पे आ गया आपका b, तो b की क्या हो जाएगी फिर डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका जस्ट रिवर्स l-1 t2, ये आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा v ये आ गया, ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया साइन के अंदर वाला, तो इसकी जो डायमेंशन होगी अल्फा v की, वो किसके बराबर होगी, वो f के बराबर होगी। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा v इक्वल टू f हो गया, तो हम v क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, f अपॉन, ये हमें अल्फा निकालना है, तो f अपॉन v लिखेंगे, v यहाँ पे स्पीड है, तो इसका हो गया ml t-2 अपॉन lt-1 हो गया, तो ये आपका आ गया m, l कैंसिल आउट हो गया, तो t-1 आ गया, mt-1 आ गया, ठीक है। ये हमारी डायमेंशन ऑफ अल्फा आ गई। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं और उस हिसाब से हम इसकी डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड इक्वेट ओनली दोज क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर इक्वल, ठीक है। चलिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या होती हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस के यूजेस क्या हैं, डायमेंशंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखो, उससे पहले एक सवाल है आपके लिए बेटे कि क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है क्या, डायमेंशन लेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है क्या? तो चलो इसका आंसर देंगे अभी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी जैसे आपका एंगल है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, यूनिट तो होता है इसका ये रेडियन है ना, लेकिन डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, लेकिन अगर किसी की यूनिट ही नहीं है तो उसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशंस, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो इसका पहला यूज तो ये है कि हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो टू चेक द करेक्टनेस, या बोल सकते हैं होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो टू चेक द करेक्टनेस, जैसे मान लो हमें बताया कि x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हमें चेक करना है कि करेक्ट हो है कि नहीं इक्वेशन, तो हम चेक कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा इसका होगा डायमेंशन l, इसका क्या डायमेंशन होगा, देखो u स्पीड है, स्पीड का lt-1 और ये टाइम है t, टाइम हो गया t, तो ये t और -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका l आ गया। हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ तो डायमेंशन लेस है, lt-2, इसका हो गया t2, ये भी -2 कैंसिल आउट हो गया, l आ गया। मतलब सबकी डायमेंशन क्या है, इक्वल है। अभी हमने पढ़ा था कि हम तभी ऐड कर सकते हैं जब डायमेंशंस इक्वल हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायमेंशंस इक्वल है, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, पक्का करेक्ट होगी ये नहीं कह सकते। कि ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप? देखो भाई, अगर आपकी इक्वेशन ये होती, अगर यही इक्वेशन मान लो ऐसे लिखी होती यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ना होके खाली ए टी स्क्वायर होता, अभी भी इसकी डायमेंशन क्या आती, एल, इसकी भी एल और इसकी भी क्या आती, एल आती है ना, क्योंकि नंबर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये भी करेक्ट होती फिर तो, बट एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है आपको याद है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गलत है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है
तो वो एक्चुअल में करेक्ट हो सकती है, लेकिन पक्का होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, गलत भी हो सकती है ना। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिर वो इनकरेक्ट होगी, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आईआईटी के अंदर भी हुआ है कई बार कि उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो बाकी के ऑप्शंस की तो डायमेंशन मैच ही नहीं कर रही होती है। तो अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब तो वो इनकरेक्ट ही है, डायमेंशनली करेक्ट है तो चांसेस है करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखो ये काफ़ी बढ़िया यूज है इसका डायमेंशन का। हम किसी एक सिस्टम से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें डायमेंशन पता है। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई डायमेंशन ऑफ फोर्स हमारी होती है mlt-2 ये होती है, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से अब कन्वर्ट कर सकते हैं mks को cgs में। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1 mks अपॉन 1 cgs, तो mks में क्या होगा, mks में हम इसको किस में लेंगे, इसको हम लेंगे kg में, क्योंकि इसकी डायमेंशन 1 है तो kg 1 होगा, इसकी डायमेंशन 1 है तो इसका मीटर 1 होगा, इसका सेकेंड -2 होगा। ऐसे लिख देते हैं पूरा इसको। यहाँ पे क्या आएगा, cgs में ग्राम होगा इसका, इसकी पावर 1, बेसिकली डायमेंशन 1 होगी, सेंटीमीटर की 1 और सेकेंड की -2। तो जब भी कभी आपको यूनिट कन्वर्ट करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप इसको डिवाइड करके लिख लो mks अपॉन cgs, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने इसको। अब इसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे kg क्या होता है, kg को कन्वर्ट करो ग्राम में, ये हो जाएगा आपका 10⁻3, ये आएगा ग्राम। मीटर करो सेंटीमीटर में, ये आएगा आपका 100 सेंटीमीटर आएगा, और ये सेकंड का -2 हो गया। अपॉन इसे करेंगे ग्राम को ग्राम ही रहेगा, ये आपका सेंटीमीटर सेकंड -2, ठीक है, ये आ गया। ओके, इस तरीके से तो ये कर लेंगे। भले इसको तो आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट्स भी लगा सकते हो। ये आ गया 10⁻3 10⁻2 ग्राम सेंटीमीटर, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 mks इक्वल टू 10⁵ cgs। इसका मतलब फोर्स की जो यूनिट होगी mks, वो cgs से 10⁵ टाइम्स बड़ी होती है, 10⁵ टाइम्स बड़ी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है आपका 10⁵ डाइन। ये डाइन इसका cgs का यूनिट है, इसी को बोलते हैं cgs को, और न्यूटन इसका यूनिट है। जैसे आप यहाँ लिखोगे ना, न्यूटन को आप और क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, वही है। तो वही mlt-2, इसी को न्यूटन बोलते हैं, इसको डाइन बोलते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है बेटे। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूँ, आप करना है इसको। आप कन्वर्ट करना एनर्जी को, जैसे कन्वर्ट 5 जूल इंटू cg, इसे आप कन्वर्ट करना। इसमें आपका जो डायमेंशन है एनर्जी का, वो आपको पता है डायमेंशन क्या होता है सर, ml2T-2 ये होता है, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट करना, इसका आंसर आना चाहिए आपका 1 जूल इक्वल टू, जो आएगा 1 mks, बेसिकली 1 mks इक्वल टू आएगा आपका 10⁷ cgs। इसी को हम जूल बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं अर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये आप करना, नहीं आए तो आप मुझे बताना, और आ जाए तो भी बताना कि सर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यूनिट कन्वर्ट करना। इस तरह से हम किसी भी सिस्टम में किसी भी वैल्यू को हम mks से cgs में, हालांकि fps में पूछते नहीं है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं cgs को mks में। बस आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, है ना, इसकी, ठीक है। जैसे अगर अपन प्रेशर की बात करें तो 1 mks को हमें कन्वर्ट करना हो अगर cgs में, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर देखो, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसका हो गया mlt-2 अपॉन हो गया आपका L2,
तो ये बन गया हमारा, वैसे हालांकि ऐसे लिखना चाहिए आपको इसको डायमेंशंस के फॉर्म में, तो ml-1 T-2 ये आ गया भाई, ml-1 T-2, ठीक है, ये हमारा प्रेशर आ गया। नाउ कन्वर्ट 1 इसका यूनिट होता है बेसिकली पास्कल, या इसको हम न्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि 10 न्यूटन पर मीटर को कन्वर्ट करो इनटू CGS, किसमें, CGS में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करो CGS में। तो आपको वही करना पड़ेगा वापस से, डायमेंशंस आपको पता है 1 -1 -2, आप क्या करोगे 1 MKS, यहाँ लिखोगे 1 MKS अपॉन 1 CGS, यहाँ पे आप कर दोगे उसको, फिर जैसे ये 1 है तो इसका आप लिखो किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2 अपॉन ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -2, ठीक है। फिर क्या करोगे, किलोग्राम को 1000 हो गया, ग्राम में हो गया, मीटर लेकिन -1 है तो ये आपका 100 सेंटीमीटर -1 आएगा, यहाँ पे सेकेंड -2 आएगा, अपॉन ये आपका आ गया ग्राम सेकेंड -1 और ये सेकेंड -2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। इसको हम 100, क्योंकि -1 है तो वो नीचे आ जाएगा, -1 है तो फिर ये फाइनली बन जाएगा आपका, ऊपर आ गया 1000 और नीचे आ गया हमारा 100, बाकी ग्राम सेंटीमीटर सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 आ गया, मतलब 1 MKS इक्वल टू 10 CGS। सो 1 MKS इक्वल टू 10 CGS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशंस का बहुत बढ़िया यूज हो गया, कन्वर्ट करना, यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखो इसका एक और यूज है, वो है रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, रिलेशंस एस्टेब्लिश करना। जैसे तो यहाँ लिखेंगे, इसका थर्ड यूज लिखेंगे अपन, टू एस्टेब्लिश relations between the physical quantities, मतलब क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट करना काफ़ी काम आता है ये। जैसे मान लो हमसे बोला गया कि, मैं आपको इंसर्ट का कराता हूँ पहले, हमसे बोला गया कि भाई जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज depends on length of string and acceleration due to gravity, ये मान लो बोला गया। और भी बोल सकते हैं कुछ कि मास से भी डिपेंड कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये मान लो आपको दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटे आपको क्या करना है इसमें, देखो टाइम पीरियड आपका है, टाइम पीरियड होता है T, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ होगी L एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू G आ गया। हम इनको कंबाइन कर देंगे दोनों को, L इंटू G, इसकी पावर लिखनी पड़ेगी आपको, L की पावर P, G की पावर कुछ Q, ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई हमें नहीं पता, हमें बोला गया कि डिपेंड करता है, पर किस हिसाब से डिपेंड करता है ये हमको नहीं पता, कितनी पावर के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम इसमें एक जनरल पावर यूज़ कर लेते हैं, PQRST कुछ भी, तो ये हो गया आपका L की पावर P और G की पावर क्या हो गया Q। अब ये हम प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाए, कुछ भी K लगा दो, L की पावर P, G की पावर Q, ये आ गया। अब क्या करना है इसके बाद, अगला स्टेप क्या होता है इसमें, अगला स्टेप इसमें होता है आपको इसको दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखनी है और उसको मैच कराना है। जैसे मान लो मैंने इधर लिखा, राइट साइड में डायमेंशन क्या है, M की कितनी है 0, L कितना है 0, T कितना है 1, T हो गया 1, और इधर कितना है K, इसको कांस्टेंट है, L की पावर P, L की पावर P, और ये आपका LT-2 की पावर कितना Q, LT-2 किसका है, G का डायमेंशन हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे कि तो m कट गया, ये l, ये तो 0 0 आ गया, चलो पहले लिख लेते हैं। तो m तो हटाई, तो इधर m है नहीं, तो इसको l को 0 करो, t की पावर -1 करो, कांस्टेंट है l की पावर, देखो यहाँ पे p है और यहाँ पे इसकी पावर में q आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 है, 1 और ऊपर q लगा हुआ है, तो 1 × q कितना q, l की पावर हो गई p + q, और t की पावर हो गई आपकी -2q, ये हो गई।
अब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो इसको हम करेंगे कंपेयर। कैसे सर? देखो l की पावर 0 मतलब l की डायमेंशन 0, यहाँ पे l में कितनी डायमेंशन है? p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ -2q तो -2q इक्वल टू 1, तो यहाँ से q आ गया माइनस का हाफ, यहाँ रख देंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा p आ जाएगा हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये हाफ आ गया भाई, माइनस का हाफ आ गया। इसको अब यहाँ रख देंगे, तो टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया? k l की पावर p था तो l की पावर हाफ, g की पावर माइनस हाफ। अब ये माइनस हाफ और हाफ आ रहा है, तो हाफ का मतलब क्या होता है? रूट होता है, l बाई जी कर देंगे इसको, l बाई जी। तो ये हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक बार और देख लो। जिसमें भी किसी में आपको दिया हो, मान लो आपको किसी में भी दिया है कि भाई टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे, फलाना टाइप का जो भी दिया हो, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल की पावर। अब हमें नहीं पता कि पावर कितनी होगी उसकी, 1 या 2 या 3, ये नहीं पता, वो रूट में आएगा किस में आएगा, डिपेंड कर रहा है, बस ये बोला है। तो डिपेंड कर रहा है तो हम इसकी पावर कुछ मान लेंगे, एल की पावर पी, जी की पावर क्यू। फिर इसको हमने कंबाइन कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। फिर बेटे दोनों तरफ की डायमेंशंस आप लिखोगे और दोनों तरफ की डायमेंशंस को आप कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद में इक्वेशंस बनेंगी, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आएगा। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन इसकी क्या है वो मैं आपको, इसमें यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है ना k, जो k कांस्टेंट आ रहा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप इस वाले तरीके से नहीं निकाल सकते। इसकी वैल्यू आपकी निकलेगी एक्सपेरिमेंटली। जो फॉर्मूला है इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है? इसका जो फॉर्मूला है एक्चुअल में वो ये होता है आपका 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। तो जो 2 पाई आता है ये हमारा डेरिवेशन से आता है, ठीक है ना, डेरिवेशन करेंगे इसका तब आएगा। तो इसकी ये लिमिटेशन भी है डायमेंशन की, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ठीक है ना, इसकी हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ ये बता सकते हैं कि भाई लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर लेंथ को आप डबल करोगे तो टाइम पीरियड के पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे इसका फ़ायदा क्या है, मान लो हमने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, लेंथ को हमने 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 टाइम्स इसको किया तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स किया तो रूट में 4 आएगा, 4 बाहर निकालोगे तो 2, मतलब लेंथ को 4 टाइम्स करने से टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा। तो ये इसका इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मान लो हमने बोला कि इफ़ लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स एंड जी बिकम्स आपकी, लेट सपोज ये भी आपकी 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स कर दिया, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम लिखेंगे कि भाई नया टाइम पीरियड जो होगा वो आपका 2 पाई रूट ऑफ, या के लिख देते हैं, के टाइम्स ऑफ एल कितना 4 टाइम्स पहले का, और जी कितना 2 टाइम्स, ये हमारा आ गया के रूट ऑफ 2l बाई जी। तो इसमें से 2 बाहर ले लो, रूट 2 आ गया, और ये आपका आ गया के रूट ऑफ l बाई जी। ये पहला वाला टाइम पीरियड आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो नया टाइम पीरियड है वो पहले वाले टाइम पीरियड का कितना टाइम्स हो गया? रूट 2 टाइम्स हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और देखेंगे तो ये हो गया हमारा कि वी कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे मान लो आपसे ऐसे बोल दिया कि कोई क्वांटिटी है, लेट सपोज कि भाई हमारी क्वांटिटी है लेट मास, या ऐसे बोल सकते हैं कि दैट एरिया, ये वेलोसिटी कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल depends on force, area and mass, force area and mass मान लेते हैं, है ना। तो फोर्स एरिया एंड मास, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फोर्स एरिया एंड मास, ऐसा कुछ बोल दिया। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीज, फाइंड अ रिलेशन। तो क्या करेंगे, हमको पता है कि भाई वेलोसिटी जो है
वेलोसिटी हमारी डिपेंड कर रही है फोर्स पर, तो फोर्स की पावर कुछ मान लेंगे p, एरिया की पावर q एंड मास की पावर कितना, चलो भाई r मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसको हटा देंगे कांस्टेंट को, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी डायमेंशन लिख दो, साथ साथ करते चलते हैं। इसका हो गया LT-1, इसका हो गया MLT-2, MLT-2, और ये हो गया आपका L स्क्वायर हो गया, इसकी पावर हो गई p, इसकी पावर हो गई q, और m की पावर हो गई कितनी, r हो गई। m की पावर क्या हो गई, r हो गई, ठीक है। ये आ गया। ये जरा हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया k, m की पावर क्या आ गई, यहाँ पे देखो p, यहाँ के हिसाब से 1 तो 1 इंटू पी प्लस यहाँ पे कितना r, p प्लस r आ गया। l की पावर क्या आ रही है, मतलब डायमेंशन जैसे 1, तो ये हो गया p प्लस 2q, p प्लस 2q आ गया। और t आपका केवल यहाँ पर है, तो ये हमारा आ गया माइनस का 2p, ठीक है। मतलब इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब क्या करोगे आप, इसमें डायमेंशन आप चेक कर लोगे LT-1, तो यहाँ पे कितना है देखो, मास तो 0 है, डायमेंशन L1 है, तो हम कह सकते हैं कि, और T-1 है, तो पहले चीज़ इशू करते हैं, तो माइनस का 2p इक्वल टू माइनस का 1, तो p कितना आया, p आया आपका 1/2, p 1/2 आ गया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं हम इसको, p प्लस r, तो p प्लस r क्या है सर, p प्लस r देखो, p प्लस r क्या है, 0 आ गया। p कितना है 1/2, तो r 0, r आ गया आपका माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 आ गया, और p कितना है 1/2, ठीक है। यहाँ से हमने देखा ये आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बचा हमारा, ये बचा p प्लस 2q, t वाला, एक सेकंड, l था ना, p प्लस 2q कितना है, ये हमारा 1 है, ये 1 है l की पावर, और p हम निकाल चुके हैं 1/2, तो 1/2 प्लस 2q इक्वल टू 1, तो 2q हमारा आ गया यहाँ से माइनस का 1/2, तो q आ गया माइनस का 1/4 आ गया। इसको अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा आपका v इक्वल टू k f की पावर क्या है p, तो p हमारा कितना है 1/2, तो ये तो 1/2 आ गया। a q कितना है, q हमारा आ रहा है 1/4, माइनस का 1/4 आ रहा है, और r कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है, r आ रहा है आपका माइनस का 1/2। तो इसको आप लिख सकते हो v इक्वल टू यहाँ से k और f की पावर 1/2, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, a की पावर 1/4 और r की पावर 1/2, ये बन गया कितना k, ऐसे बन जाएगा ये। और चाहो तो इसको लिख सकते हो कि भाई a 1/4 आ गया और ये f/r आ गया अंदर। इस तरह से भी एक रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं। k यहाँ पे क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो, चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो इसको, एक मिनट, f अपॉन r क्या था, अरे मास था, सॉरी मास था ना ये, हाँ तो मास आएगा यहाँ पे मास लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये क्या है, MLT-2, और ये क्या है आपका m कट गया, तो LT-2 अपॉन ये कितना, LT-2 रूट में आ रहा है ना वो, तो ये आपका आ जाएगा, ये a की पावर 1/4 है, तो ये कितना है a स्क्वायर, तो इसका रूट l आ गया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, a 1/4 कैसे आ रहा है, q, अच्छा सॉरी यहाँ गलती करी है, प्लस आएगा भाई, माइनस 1/2 प्लस आएगा ना ये, अच्छा प्लस, तो ये भी प्लस आएगा, ये ऊपर आएगा, फिर नीचे नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली a की पावर 1/4 रूट ऑफ f/m। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, MLT-2 और ये m कट गया, LT-2, और ये एक आपका रूट l और रूट l यहाँ बचेगा, तो l आ जाएगा LT-1, ये बिल्कुल करेक्टली चेक हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे किया हमने। v प्रोपोर्शनल टू, मान लो हमको दिया है फोर्स, एरिया, मास, ऐसे रैंडम सवाल उठाया मैंने अभी ना, फोर्स की पावर, ये फोर्स की p का q m का r हमने ऐसे मान लिया, प्रोपोर्शनलिटी सबकी साथ में कर दी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, ये सबके डायमेंशन लिखे, फिर हमने सबके डायमेंशंस को चेक किया, m का यहाँ पे कितना है 1, तो ये पावर p है, तो p आ गया, प्लस यहाँ पे r है, तो ये r आ गया, p प्लस r, l का कितना p प्लस 2q,
और t कितना माइनस का 2p। यहाँ पे देखा m0 L1 t माइनस 1, फिर हमने कंपेयर किया तो हमने सबसे पहले इसको उठाया, माइनस का 2p अकेला है ना, ये माइनस का 2p है माइनस का 1, इसलिए ऐसे किया, p की पावर 1/2 आ गया, p प्लस r यहाँ पे किया हमने कितना है 0 1 माइनस 1/2 आ गया, फिर यहाँ से q निकाला 1/4, तो ये हमारा आ गया रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे हैं कुछ यूजेस डायमेंशंस के। हम इसको डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन से हम इक्वेशन को करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या है वो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने बोला कि भाई अगर हम किसी का एरिया 16 टाइम्स कर रहे हैं, एरिया इस रिलेशन में, तो बताइए स्पीड क्या कितने टाइम्स होगी। तो 16 टाइम्स कर रहे हो तो 16 का 1/4 2 आ गया, तो स्पीड हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी। ये डिपेंडेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।